Lineage Bismillahirrahmanirrahim. So this is class 2 of advanced programming series. The topic is filing. Inshallah from now. All right. Yeah, फाइलिंग का ये वाला क्वेश्चन इसमें दो तीन चीजें नई भी हैं, लेकिन इसको मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन इसका पहले भी है जो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि फाइलिंग की और चीजें भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी। मई जून 21 पेपर 2 वेरिएंट 1 का पास पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2021 का, मई जून का पेपर 2 का वेरिएंट 1। सही है। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन करना क्यों अच्छा है, क्योंकि टेक्स्ट फाइलिंग भी हमारी थोड़ी सी रिवाइज हो रही है। वो एक सिनेरियो दे रहा है हमें और उसमें वो ये कह रहा है कि कंसर्न्ड वेन्यू यूजेस अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडमिशन प्राइसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टिकट सेल्स। सही है, जो भी सिनेरियो है। नंबर ऑफ एरेज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। AS A2 के अंदर हम एक चीज बहुत देखेंगे कि एरेज से फाइल, फाइल से एरेज, ये वाला गेम चलता रहेगा। उसकी रीजन क्या है कि एरेज, वेरिएबल्स और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, बाइनरी ट्री, ये सारे, ये सब चीजें क्या चीज है, डेटा स्ट्रक्चर्स। और डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन क्या होती है, सिर्फ डेटा को तब होल्ड करते हैं जब तक प्रोग्राम रन हो रहा होता है। इट होल्ड्स द डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एज सोन एज यू स्विच ऑफ द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, द डेटा गोज वैनिश्ड। ठीक है। अच्छा, अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि जो हमने प्रोग्राम के अंदर डेटा सारा एरेज के अंदर, एडीटीज के अंदर, स्टैक क्यू के अंदर स्टोर किया हुआ, होल्ड किया हुआ, उसको हम चाहते हैं कि यार कंप्यूटर बंद भी हो जाए, प्रोग्राम बंद भी हो जाए, सेव हो जाए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फाइल्स को यूज करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से आंसर करेंगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ एरेज यूज्ड टू स्टोर डेटा, द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ ओवरनाइट, द डेटा हैज टू बी इनपुट अगेन एट द स्टार्ट ऑफ ईच डे। कंसर्ट के अंदर भी टिकट्स बुक कर रहा है, एरेज में डेटा स्टोर हो जाता है, रात को स्विच ऑफ करता है, अगले दिन दोबारा ऑन करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दोबारा उसको एरेज में फिर डालनी पड़ती है। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि जब अगले दिन आके कंप्यूटर ऑन करे तो प्रीवियस डेज का सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेटेड मौजूद हो। तो यहाँ पे वो ये सुनना चाह रहा है कि टेक्स्ट फाइल्स को हम इस तरह से यूज करेंगे कि copy the data from arrays into a text file before overnight, before switching off. और नेक्स्ट डे क्या करेगा वो? नेक्स्ट डे बताओ ना यार। नेक्स्ट डे कॉपी डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल into arrays. Before resuming, नीचे वो क्या कहना चाह रहा है, state the characteristic of a text file that allows them to be used as an explained. टेक्स्ट फाइल की क्या खास बात है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हमने ऊपर वाला काम किया, कॉपी डेटा किया एरे से फाइल में, अगले दिन फिर हमने टेक्स्ट फाइल से दोबारा एरे में कॉपी कर दिया। क्या चीज है? 10 स्विच ऑफ के बाद भी वो स्टोर करता है। कहाँ पे? कौन सी वाली मेमोरी में? वेरी गुड। टेक्स्ट फाइल्स आर स्टोर्ड permanently on secondary storage। ठीक है। तो जो हमारी फाइलिंग की पहली क्लास, उसमें काफी डिटेल में हमने बात की थी कि गेम खेल रहे हो और गेम के किसी लेवल पे पहुंच गए हो, सेव करना है, अपना लैपटॉप ऑफ करोगे, अगले दिन ऑन करोगे, गेम के उसी लेवल से शुरू करना है। तो गेम्स ऑफ्टन जो डेटा सेव करती है वो टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में, आप किसी भी फोल्डर में चले जाओ, किसी भी सॉफ्टवेयर के, आपको टेक्स्ट फाइल नजर आएगी। सेटिंग्स होती है डिफरेंट, जब भी ऑन करो, स्विच ऑन करो, तो आपके भी गेम पे सॉफ्टवेयर सर्टेन सेटिंग के ऊपर ऑलरेडी मौजूद होता है। या प्रीवियस आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे, आपने सॉफ्टवेयर खोला तो जो प्रीवियस काम था दोबारा वहीं से लोड हो गया, तो वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फाइल्स के अंदर सेव होती है। बेटा अगली चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ बार बार हमारा जो है ना वो सामना हम टेक्स्ट फाइल के अंदर भी देखेंगे और जगहों पर भी देखेंगे। Information about the ticket sales will be stored as a booking. The booking requires the following data: name of a person booking, number of people in the group,
For example, a family ticket or a school party, event time. Suggest how the data relating to each booking may be stored in a text file. अब 3 तरह का डेटा है टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना। हर एक जो भी क्यूरी आएगी ना, क्यूरी एक बंदा आगे काउंटर पे खड़ा होगा, बोलेगा कि यार मैं बुक करवा रहा हूँ, ठीक है, ताहा बुक करवा रहा है, मेरे साथ 4 लोग और हैं, ठीक है, और हम जो है वो पार्टी में जा रहे हैं, इवेंट टाइप भी बता दें उससे। फिर कोई दूसरा बंदा आ गया, नाहिल आ गया, ठीक है, भाई मैं नाहिल के नाम से बुक करवा रहा हूँ, मेरे साथ सिर्फ एक बंदा और है, ठीक है, और मैं जो है वो शादी में जा रहा हूँ, जो भी इवेंट की टाइप। तो टेक्स्ट फाइल में कैसे स्टोर करता है, किसी को याद है, किसी को पता है? B2 वाला बच्चा है, कोई बच्चा जो ऑनलाइन हो हमारे साथ, उसको बताओ। देखो जब भी कोई एक सिंगल क्यूरी आती है ना, उसमें 3 4 5 तरह का डेटा हो, तो टेक्स्ट फाइल में डालने का तरीका ये है कि उस पूरी क्यूरी को हम करते हैं कॉनकैट। क्या करते हैं? कॉनकैट करते हैं, उसको एक सिंगल लाइन के अंदर कॉनकैट करेंगे, सिंगल लाइन में कॉनकैट करके फिर उसको हम इंक्लूड कर देंगे टेक्स्ट फाइल के अंदर। दूसरी क्यूरी आएगी, उसकी 3 या 4 जितनी भी उसकी क्यूरी के अंदर वो होंगे तरह का डेटा होगा, नाम क्या है, कितने लोग हैं, इवेंट की टाइप क्या है, उसको एक सिंगल लाइन में कॉनकैट करके फिर टेक्स्ट फाइल में डाल। तो टेक्स्ट फाइल में डेटा इस तरह से हम इंक्लूड करते हैं। सो ईच क्यूरी हम यूं भी लिख सकते हैं, क्यूरी will be concat in a single line, concatenated। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, each data element will be separated, किसी को याद आ रहा है? Separated by a row value। देखो तरीका ये होता है कि तुमने एक डेटा को सिंगल लाइन में कॉनकैट कर दिया। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आया था ताहा, बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देता हूं, हैश, उसने 05 लोगों के लिए बुकिंग करवाई, दोबारा मैंने हैश इंक्लूड कर दिया, उसका इवेंट था पार्टी, ठीक है। उसके बाद आ गया नाहिल, ये सिंगल लाइन में कॉनकैट कर रहा हूँ, सही है, हैश मैंने बीच में ग्रुप वैल्यू डाल दी, उसने बुक करवाया 2 लोगों के लिए, ठीक है, और वो था जो भी। कॉमा कॉमा करता है इसकी। हाँ अब देखो नाहिल के अंदर डिफरेंट उसका साइज है, ताहा का जो है वो टोटल नंबर ऑफ उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट है, पार्टी जो हमने लिखा है उस इवेंट के डिफरेंट कैरेक्टर्स है, मीटिंग जो हमने इवेंट लिखा उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स है। तो लेटर ऑन सिंगल लाइन में तुमने डेटा कॉनकैट किया और पूरी टेक्स्ट फाइल में डाला, लेटर जब उसको निकालना होगा ना तो उस हैश वैल्यू की वजह से हर डेटा एलिमेंट को सेपरेट करना आसान। और अगर आप उसको रो वैल्यू या कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ आप सेपरेट नहीं करोगे, उसको लेटर ऑन सर्च करना निकालना मुश्किल है। तो एक कॉमन प्रैक्टिस है टेक्स्ट फाइल्स के अंदर डेटा डालने की, सिंगल लाइन में कॉनकैट करना, डिफरेंट तरह की डेटा को बीच में किसी भी रो वैल्यू के साथ सेपरेट करना, सेपरेटर इंक्लूड करना, ये भी लिख सकते हो, टू इंक्लूड अ सेपरेटर इन बिटवीन द डेटा एलिमेंट्स। तो सेपरेटर मतलब सेम होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोशिश ये होती है कि वो चीज जो कि आपके डेटा के अंदर ना हो उसको सेपरेटर के तौर पे चूज करो। तो ये क्वेश्चन में पूछा सेपरेटर किसको लोगे, उसको लेंगे जो कि आपके उस डेटा के अंदर आपको शोर होगा कि नहीं होगा वो, सही है। चलेंगे आगे चलता है। अब ये प्रॉपर पहला क्वेश्चन फाइलिंग वाला आ गया, तो इसको हम इसी तरह से करेंगे, समझेंगे कि इसको लिखना शुरू कैसे करेंगे। प्रोसीजर प्रीव्यू, ये मैं सब बच्चों को प्रैक्टिस करवाया करता हूँ। प्रोसीजर प्रीव्यू लिखना है, इसके पैरामीटर्स एंड ढूंढो कितने हैं। कहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में पैरामीटर का जिक्र किया हुआ है बुलेट पॉइंट का। टेक द नेम ऑफ आर टेक्स्ट फाइल एज अ पैरामीटर, बस एक ही पैरामीटर है, दूसरा क्या है, एक ही पैरामीटर है। पैरामीटर को मेंशन करेगा, बताएगा कि टेक्स 2 पैरामीटर्स, टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स, 3 पैरामीटर्स, 1 पैरामीटर। तो इतना अच्छा है कि आपको ज्यादा मुश्किल नहीं डालता, A/C2 दोनों के अंदर आपको स्पेसिफाई करता है कि इस फंक्शन इस प्रोसीजर के इतने पैरामीटर है। समटाइम वो पैरामीटर्स के नाम भी बताता है, इसमें से नाम नहीं बताया, हमें खुद देखना पड़ेगा, सही है।
तो उसको सबसे पहले हम यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, बाकी काम तो हम बाद में करेंगे। तो ये वाला काम कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोसीजर। प्रोसीजर वैल्यू को रिटर्न करता है ना? नहीं करता, वेरी गुड। प्रोसीजर का नाम उसने बता दिया हमें, प्रोसीजर का नाम उसने बता दिया। जिस तरह से बताया बिल्कुल उसी तरह से लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स लिखोगे, एक पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है? टेक्स्ट फाइल है, तो हम इसको दिस फाइल लिख देते हैं। माई फाइल, दिस फाइल, आप कुछ भी लिख सकते हो। जो दिस फाइल होगी ना, हाँ, उसका उसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगी। इसकी रीजन क्या है? क्यों? नंबर भी आ जाएंगे तो आ जाएगा। क्योंकि जो भी फाइल दी जाएगी ना, जैसे देखो तुम्हें पता है कि अगर तुम स्टूडेंट के नेम्स को पैरामीटर के तौर पे ले रहे हो, तो तुम्हें पता है इसको स्ट्रिंग ही लोगे, क्योंकि पीछे अल्फाबेट्स आएंगे, इस तरह की चीजें आएंगी। तो पीछे जब तुम्हें कोई फाइल दी जाएगी ना, उसका नाम इवेंट फाइल होगा या उसका नाम जो है, कुछ भी होगा, लेकिन फाइल का नाम टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर ही होगा, उसको स्ट्रिंग ही लोगे। तो जो भी फाइल का नाम होगा वो दिस फाइल पैरामीटर में आके स्टोर हो जाएगा, और क्योंकि जो फाइल का नाम होगा उसमें अल्फाबेट्स होंगे, तो उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। सर अगर कोई वेरिएबल है जिसमें सिर्फ इंटीजर आने हैं, मुझे पता है, हाँ लेकिन उस पर भी हम लोग स्ट्रिंग देते हैं, तो उसके मार्क्स कटेंगे क्योंकि भी ऐड तो हो रहा है इंटीजर पर। यार, अगर अगर वो अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा वो वेरिएबल आगे जाके कहीं किसी जगह कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड हो रहा है, मतलब तुम, तो फिर उसको अगर तुमने स्ट्रिंग ले लिया तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद ये हमने आगे बंद करके ये वाला काम कर लिया अब्दुल्ला। आउटपुट अ वार्निंग मैसेज इफ द फाइल इज एम्प्टी। देखो टेक्स्ट फाइल, हमने लास्ट टाइम भी टेक्स्ट फाइल को थोड़ा सा पढ़ा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, बेटा आप भी जब कभी एरे वाले क्वेश्चन कीजिएगा, फाइल वाले कीजिएगा, ब्लैंक पेज को यूज करते हुए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि ड्रॉ करके देख लेना। जैसे ही टेक्स्ट फाइल को ओपन करो, और टेक्स्ट फाइल के अंदर एक चीज बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है, क्या होता है? एक मार्कर होता है, उसको स्पेसिफाई करता है यहाँ पे डेटा खत्म हो रहा है। ईओएफ, एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल, अगर आपकी टेक्स्ट फाइल बिल्कुल खाली भी होगी ना, जैसे ही तुम दिस फाइल को लेट्स सपोज ओपन करोगे, ईओएफ तो रखा हुआ होगा यहाँ पर, इस तरह से। तो अगर तुम्हें टेक्स्ट फाइल खोलते ही ईओएफ मिल गया, तो इसका मतलब तुम्हारी फाइल खाली है। सही है। अच्छा, तो ये वाला चेक लगाना है, आउटपुट ऑफ वार्निंग मैसेज इफ द फाइल इज एम्प्टी, लेकिन फाइल को चेक करने के लिए पहले फाइल को खोलना जरूरी है। अच्छा, अगर तुम फाइल को ओपन कर रहे हो, अब मुझे इसको पढ़ के पहले बताओ तो फाइल को किस मोड में ओपन करो? रीड मोड होगा, राइट मोड होगा, या अपेंड मोड होगा? तीन मोड है ना हमारे पास। कैसे पता चला? आउटपुट करना पाइपलाइंस कितना नहीं मालूम। फाइल के अंदर लिखना नहीं है, फाइल को पढ़कर उस फाइल का डेटा हमें आउटपुट करना है। तो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? रीड, रीड को हम इनपुट मोड भी कहते हैं, याद रखिएगा। और अगर फाइल के अंदर डेटा लिखना हो, इस चीज को बड़ा लास्ट में मैंने बताया, दोबारा बता देता हूँ। टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल का डेटा मुझे आउटपुट करना, आउटपुट करने के लिए मैंने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसको हम रीड करेंगे, रीड करके फिर स्क्रीन के ऊपर राइट या आउटपुट करेंगे, विच इसमें कंफ्यूज होता है। और अगर टेक्स्ट फाइल के अंदर मुझे एरे का डेटा लेट्स सपोज टेक्स्ट फाइल के अंदर डालना है, प्रोग्राम का कोई डेटा मुझे टेक्स्ट फाइल के अंदर डालना है, टेक्स्ट फाइल के अंदर मुझे लिखना है, राइट करना है, तो फाइल को राइट मोड में एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करना होगा, तो उसको अपेंड करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब हम फाइल को ओपन करेंगे, एहतियातन कुछ एक दो लाइन छोड़ देते हैं फाइल को इनिशियलाइज करने के लिए। फाइल को हम करते हैं ओपन, फाइल ओपन की कमांड यूज करके। फाइल का नाम हमने दिस फाइल रखा हुआ है, दिस फाइल लिख देते हैं। दिस फाइल डॉट टीएक्सटी भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। फॉर इसका हमने मोड क्या डिसाइड किया? रीड मोड, रीड मोड हमने डिसाइड किया। तो भाई दो नंबर, तीन नंबर तो इसी के हो गया फिर, बाकी भी हम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर गए नहीं, हमने इतना ही समझ लिया। अच्छा, फाइल को ओपन किया, ओपन करते ही उसने बोला कि चेक लगाओ कि फाइल खाली तो नहीं है। बहुत आसान है। फाइल ओपन करते ही अगर ये जो फाइल है दिस फाइल, अगर इसके अंदर ईओएफ मिल गया फाइल खोलते ही, तो हम क्या करेंगे? एरर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। क्या एरर मैसेज डिस्प्ले करें? क्या करें? प्रिंट एम्प्टी करते हैं, आउटपुट या प्रिंट
आउटपुट फाइल एम्प्टी। ठीक हो गया? अच्छा, एल्स के अंदर बाकी काम करेंगे। अगर फाइल एम्प्टी नहीं है तो फिर हम बाकी काम करेंगे। बाकी काम उसने क्या बोला? अदरवाइज एल्स, अदरवाइज इतना अच्छा है कि बता रहे हैं हमारे बच्चे को चेक करो वार्निंग मैसेज, अदरवाइज नहीं तो फिर मतलब एल्स लगा के आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइंस। पहली 5 जो भी तुम्हारी वो दिस फाइल के अंदर जितना भी जो भी डेटा लिखा हो पहली 5 लाइंस आउटपुट कर दो फ्रॉम द फाइल, और एज मेनी लाइंस एज देयर आर इन द फाइल इफ द नंबर इज लेस देन 5। देखो जब भी कभी फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं ना, हमारी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, पहले जो हम करते हैं अक्सर ये कहा जाता है कि आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, हमने किताब खोल ली, किताब को खोलते हुए हमें तो नहीं पता ना उसमें कितनी चीजें लिखी हुई। तो ऑफ्टन ये अज्यूम किया जाता है कि यार पता नहीं उसमें कितना डेटा मौजूद है, हमें नहीं पता। लेकिन ईयूएफ से ये पता चल जाएगा कि यार यहाँ ना आपका डेटा खत्म हो रहा है। ईयूएफ हमेशा स्पेसिफाई करता है, क्या स्पेसिफाई करता है? एंड ऑफ फाइल। 3 लाइनें हो, 4 हो, 10 लाइनें हो, 20 हो, 25 लाइनें हो, उसके बाद वो एक बुक मार्कर की तरह, तुमने 15 किताबें पढ़ी, कोई नॉवल पढ़ रहे हो आजकल माशाल्लाह, तुम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हो, ठीक है, तो आपने बुक मार्कर रखा होगा कि मैंने इतनी सूरतें पढ़ ली, इतने पारे पढ़ ली, तो जिसमें आपने बुक मार्क रख दिया, स्पेसिफाई कर, वो आपका यूएफ है। तो जब भी कभी हम रीड मोड में फाइल ओपन करते हैं, कॉमन प्रैक्टिस होती है कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता तब तक हम रीड करते रहते हैं, तो जितनी भी लाइंस होंगी आउटपुट हो जाएगी। एक चेक तो हमारे पास रही है, उसने ये बोला कि भाई जब तक आपके पास और एज मैनी लाइंस दे रहा, इसका मतलब ये है जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ हाँ लेस देन 5 हो तो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता 2 लाइनें 3 लाइनें 4 लाइनें उठा के आउटपुट कर दो। तो इसके लिए जो हमारे पास नहीं फाइल का लो, वाइल के अंदर क्या लिखोगे? वाइल नॉट जब तक नहीं आ जाता एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल किसका नहीं आ जाता? दिस फाइल का। लेकिन एंड ऑफ फाइल आएंगे और फाइल से अगर ज्यादा है मोर देन 5, ये मसला है। अच्छा, दूसरी कंडीशन उसने क्या दी कि अगर 15 लाइनें हैं, 7 लाइनें हैं, तो 5 लाइनों का आउटपुट। एंड ऑफ फाइल लगाने से सब आ जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं? काउंटर लगा देते हैं। हम काउंटर लगाने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड दूसरी कंडीशन बनाते हैं। काउंट भी लिख सकते हैं, काउंटर भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ x जब तक x छोटा है या बराबर है 5 के। दोनों कंडीशन होंगे। नीचे आपको क्या करना है? अदरवाइज आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइंस फ्रॉम द फाइल। फाइल में से रीड करना है, रीड करके आपको आउटपुट करना है। रीड करने के लिए कमांड क्या होती थी? रीड मोड पर फाइल को ओपन किया, इसे अब्दुल्ला सर ने याद रखने के फाइल को रीड मोड पे ओपन किया, कमांड क्या लगाओ? रीड लाइन भी है लेकिन सूडो कोड में रीड फाइल, रीड फाइल की कमांड। फाइल को ओपन किया राइट मोड पे, राइट फाइल की कमांड। अपेंड के लिए भी राइट फाइल होती है। तो अगर हमने इसको रीड मोड में ओपन किया है तो हम रीड फाइल की कमांड को यूज करेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया रीड फाइल। रीड फाइल की कमांड भी हमें याद हो जानी चाहिए कि जिस फाइल में से रीड करोगे उसका नाम लिखोगे। जिस फाइल में से रीड कर रहे हैं, जब हम रीड करते हैं तो एक लाइन उठा के लेकर आता है, दोबारा रीड फाइल की कमांड लगाओगे दूसरी लाइन को उठा के लेकर आएगा। लूप के अंदर चल रहा है ना, तो फाइल का लूप चलता रहेगा, वो एक एक करके एक लाइन को उठा के लेके आता रहेगा। तो जब वो उठा के लेकर आएगा रीड फाइल की कमांड दिस फाइल में, जब उसको डालोगे कहाँ पे? एक वेरिएबल चाहिए, तो रीड फाइल दिस फाइल और आगे लिखोगे तुम वेरिएबल का नाम। सही है? तो ये रीड फाइल की वैसे भी तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। रीड फाइल कर लिया, दिस फाइल में से रीड किया हमने, जो भी लाइन रीड करेगा डेटा में लाके डाल देगा, इसको हम यहाँ पे कर देंगे आउटपुट। आउटपुट डेटा, डेटा के अंदर आएगा ना जो कुछ भी हो। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे x+1 और इसको हम कर देंगे एंड वाइल। बाकी सारा काम सबको आता होगा। एंड वाइल के बाद इफ के बाद एंड इफ। बहुत भी लाया फाइल के अंदर यार ये वाली कंडीशन नहीं लगानी थी ना, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आया। फाइल के अंदर कॉल लगा नेस्टेड तो भी किस तरह से लगाना? जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता उसको बना के ट्राई करना, उसको बिना करके फिर end में।
दोनों चीज एट द सेम टाइम चेक। देखो कंडीशन पता है कैसे चेक कर रहे हो? तुमने दिस फाइल को खोल लिया, वो हर लाइन पे चेक करेगा, एंड ऑफ फाइल तो नहीं आया, नहीं आया, लाइन को उठाया प्रिंट कर दिया। फिर अगला एंड ऑफ फाइल तो नहीं आया, उसने लाइन को उठाया प्रिंट कर दिया। एंड ऑफ फाइल तो नहीं आया, एंड अब साथ में काउंट भी कर रहा है, एक हो गया, दो हो गया, एंड ऑफ फाइल नहीं आया, तीन हो गया, एंड ऑफ फाइल चार हो गया। दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम चेक। चार हो गया लेकिन एंड ऑफ फाइल हो गया खत्म। अच्छा चार हो गया, एंड ऑफ फाइल नहीं आया, पांच हो गया, एंड ऑफ फाइल नहीं आया, अब छठे में जाएगा लेकिन भाई पांच हो गया तो भी लूप से बाहर। तो दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम चेक कर। एक्स को हमने स्टार्ट वन से नहीं करना प्रोग्राम। बिल्कुल, वेरी गुड। मैं ये इसीलिए हमने जगह छोड़ी थी यहाँ पे कि एक्स को हम इनिशियलाइज अगर चाहो तो डिक्लेयर भी कर दो। कोई और वेरिएबल तो नहीं है भाई? डेटा। हाँ, डेटा की डेटा क्या होगी? डिक्लेयर एक्स इंटीजर और एक्स को इनिशियलाइज कर देंगे आंसर। हमने फिर वो नीचे लेस देन 5 लिखना पड़ेगा, हमें लेस देन इजिकल टू 5 लिखना, ठीक है? डिक्लेयर क्या था? डेटा। डेटा को हमने ले लिया स्ट्रिंग के तौर पे, क्योंकि वो लाइन में से डेटा उठाएगा स्ट्रिंग के तौर पे। और अगर चाहो तो आप डेटा को भी वैसे ही इनिशियलाइज कर सकते हो इसमें, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को ऐसे इनिशियलाइज करते हो, ठीक है? चलिए जी, अब प्रोग्राम में कोई चीज बची, मेरे ख्याल में एक चीज हम लिखना भूल गए। हमने नीचे जाके एंड के बाद क्या नहीं लिखा? फाइल क्लोज नहीं की। फाइल क्लोज करने के बाद एक चीज और भी रह गई, एंड प्रोसीजर। फाइल क्लोज बेटा इस चीज का नंबर होता है, भूलना नहीं। और ये चीज मेरे वो बच्चे जो पाइथन के अंदर E2 में आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे उनको तो बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि उसमें ये एंड प्रोसीजर, एंड वाइल, नेक्स्ट, एंड इफ, ये चीजें नहीं होती। अगर हम फाइल को नहीं चल रहा वो एक अलग बात है, लेकिन सुडो कोड का हमें हम सारे हमने सब रस्मों का ख्याल रखना। अगर दो फाइलों को ओपन कर रहे हो ना, तो फिर ये होता है कि किस फाइल को कहाँ पे क्लोज करना है, उसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वो भी नहीं आता, चल जाता है प्रोग्राम। अगर हम कोडिंग की प्रोग्रामिंग की बात करें, खुद ही वो सपोज कर लेता है मैंने बस प्रोग्राम एंड करना है तो क्लोज कर देना है। बेटा ये फाइलिंग का हमारा एक तरह से देखा जाए तो इंट्रोडक्टरी फाइलिंग के बाद हमारा एडवांस के अंदर ये पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने 5 लाइनों को प्रिंट किया, या फिर जितनी भी लाइनें थी टेक्स्ट फाइल में उतनों को प्रिंट किया। हमने चेक भी लगा दिया कि जब तक अगर फाइल एम्प्टी हो तो मैसेज डिस्प्ले कर दो।